ड्राइवर प्रति श्री जो आपको बताएंगे कुछ काम आइटम है और सबका स्वभाव बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुलाकात एक दो बार ही हुई तो बहुत अच्छा स्वभाव है सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है बिल्कुल में। और सभी को नमस्कार। सुभाष जी ने जो इंट्रो वाली बात थी वो बताई थी मेरे बारे में, तो आप सबको पता चल गया। और आप सब लोगों की संख्या इतनी है कि एक एक के बारे में पूछूंगा तो समय बहुत निकल जाएगा। वैसे मुझे सुरेंद्र जी और सुभाष जी बता चुके हैं कि पूरे स्टेट से यहाँ पर बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। जो पूरा जो स्टेट है राजस्थान, और हो सकता है बाहर से भी हो, जो स्टेट की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी को नमस्कार। आज आपके साथ मिलने का आने का एक पर्पज ये था कि स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जनवरी 2025 को रोड सेफ्टी मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरे स्टेट में, ताकि रोड एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं उसकी संख्या में कमी आए, कैजुअलिटी कम से कम हो, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरे और हम सब लोग, आप और मैं, एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर और राइडर के रूप में सड़कों पे रहें ताकि लोगों का जीवन है वो सुरक्षित रहे। तो उसके लिए एक छोटा सा पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे सारे। और कोई आपका सवाल हो उसके संबंध में तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले रोड सेफ्टी जरूरी क्यों है। देखिए, आज का समय ऐसा है, आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले आप अपने सीनियर लोगों से पूछोगे घर में तो बताएंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बहुत लिमिटेड साधन थे। गाँव से गिनी चुनी बसें चलती थी, सड़कें बहुत खराब थी और लोग बिना काम या यूं ही दूसरी जगह कम्यूट करते ही नहीं थे, जाते ही नहीं थे। लेकिन आज समय बदल गया है। आज हर घर में 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियां हैं और सड़कें इतनी अच्छी बन गई हैं। फिर ऊपर से एजुकेशन और जो कहते हैं ना कि पीयर प्रेशर में लोग इस तरह की रेस ड्राइविंग करते हैं, कई बार अग्रेसिव ड्राइविंग करते हैं, तो उससे एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ते हैं। सड़कों का जाल बिछ गया पूरे देश में। तो रोड सेफ्टी एक प्राइम इशू बन गया है आज के टाइम में, जिसको एड्रेस किया जाना बहुत जरूरी है। और आप सब लोग जो यंग हैं, और आज भी आप लोग बहुत सारे लोग ड्राइविंग करते हैं आज के टाइम में भी, नहीं तो कल जब आप अडल्ट हो जाएंगे तब आप ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के ड्राइविंग करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। तो ज्यादा इसमें अपने नहीं जाएंगे, इसकी हिस्ट्री और इसमें अपने सब सिर्फ ये देखेंगे कि रोड सेफ्टी को लेकर के खतरे क्या हैं हमारे सामने और उनसे हम बचे कैसे, प्रिकॉशंस क्या हैं। तो इस मूव कैसे होगा, मेरी मदद कीजिए। नेक्स्ट पेज निकालिए। नहीं, पेन की आवश्यकता नहीं। तो जो की हजार्ड्स हैं, जो मुख्य खतरे हैं हमारे रोड सेफ्टी के अंदर, उनके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। सबसे प्राइम जो इशू है वो है स्पीडिंग का, कि गाड़ी की स्पीड है आज के टाइम में बहुत ज्यादा है। रोड बहुत अच्छी है, गाड़ियां बहुत अच्छी आ रही हैं, उसमें इंजन टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है कि आराम से 100-150 के आसपास ही सारी गाड़ियां चलती हैं। कोई अच्छी सड़क है, कोई जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट है या कोई मेगा हाईवे है, उस पे 120 की स्पीड में अच्छी गाड़ी चलाना कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती आज के टाइम में। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे साइंस भी पढ़ते हैं और आप स्कूल में भी पढ़ी होगी, तो उसमें कीवर्ड है मोमेंटम का। कोई बता सकता है बच्चा मोमेंटम क्या होता है? न्यूटन का सेकंड नियम, न्यूटन की गति के 3 नियम है, उनमें से दूसरा नियम क्या कहता है कि जब फोर्स लगता है ना तो वो मल्टीप्लिकेशन होता है मास का और एक्सेलरेशन का। कहने का मतलब ये है कि आपकी गाड़ी की स्पीड अगर कम है लेकिन अगर उसका वजन ज्यादा है तो इंपैक्ट है वो कोलिजन में, टक्कर में बहुत ज्यादा होगा। छोटी गाड़ी है वो ट्रक से टकराती है तो ट्रक का कुछ नहीं बिगड़ता जी, उसके ऊपर फोर्स कम लगता है क्योंकि उसके पास मास ज्यादा है, उसकी स्पीड कम है, तो भी सामने वाली गाड़ी को बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है उससे। और जब हम स्पीड बढ़ाते हैं
जब गाड़ी को हम एक्सीलरेट करते हैं तो मास हमारा कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो एफ जो लगता है, जो फोर्स है, जो टक्कर से जो बल लगेगा दोनों गाड़ियों पे, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। स्पीड के लिए रोड की साइड में रोड साइन लगे होते हैं हमारे कि ये इसकी स्पीड लिमिट है जी, इस सड़क की। मोड़ है, घनी आबादी है, स्कूल है, उसके पास फिर से साइन आते हैं कि यहाँ स्पीड कम कर दीजिए। रोड स्पीड ब्रेकर हम बनाते हैं ताकि स्पीड व्हीकल की कम हो जाए। मैक्सिमम स्पीड लिमिट अगर मान लो आप आगरा मथुरा एक्सप्रेसवे पे देखोगे तो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसमें मैक्सिमम, और भारतमाला पे देखोगे तो 100 से ज्यादा का साइन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसी सड़कें जिसमें 65 या 60 की स्पीड लिमिट होती है, उस पर भी हम गाड़ी 100, 125, 80 इतने लगाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब स्पीड बढ़ाते हैं तो उससे एक्सीडेंट से होने वाला इम्पैक्ट है वो बढ़ जाता है। स्कूटी, मोटरसाइकिल सब लोग चलाते हैं, लेकिन अगर वो अचानक रुकता है या किसी के साथ क्रैश होता है, कितना फोर्स लगेगा हमें तब तक अंदाजा नहीं होता जब तक हम या तो किसी से टकरा नहीं जाते उस स्पीड में या गिर नहीं जाते। जब तक गाड़ी सही चल रही है हमें लगता है कि यार स्पीड से तो क्या ही फर्क पड़ता है, जल्दी तो पहुंच रहे हैं। लेकिन जब कोलिजन होगा, जब गाड़ी रुकेगी अचानक से आपकी या आप गिरोगे, तब उस फोर्स का एहसास आपको होगा। बहुत ज्यादा फोर्स होता है, हमारा शरीर इतना मजबूत नहीं है कि उस फोर्स को झेल पाए, तो हमारी बॉडी को नुकसान होता ही होता है। सेफ्टी गियर का यूज हम करते नहीं है, बहुत सारे लोग उसको बर्डन मानते हैं, खैर उसके बारे में आगे बात करेंगे। अब जो दूसरा हमारा बिंदु है ड्रंक ड्राइविंग। अभी न्यू ईयर था 7-8 दिन पहले, तो ऐसे जब ओकेजन होते हैं जैसे शादियां होती हैं या नए साल का आगमन होता है या और कोई खुशी का मौका होता है, तो जनरली पीयर प्रेशर में जो यूथ है आज का, वो ड्रिंकिंग भी करते हैं और उसके बाद गाड़ी भी चलाते हैं। तो एक ऐड आती थी पहले, मुझे नहीं पता आपने देखी है कि नहीं देखी, जब अटेंशन कम हो जाता है ड्राइवर का, उसमें एक बच्ची है, वो अपने रिमोट वाली गाड़ी से खेल रही होती है और उसके पापा कहते हैं कि बेटा लो मैं चला के देता हूँ उसको। उसके पिताजी चलाने लग जाते हैं, अचानक उसके पापा के पास फोन आ जाता है, और जैसा हमारी आदत है फोन गर्दन और कंधे के बीच में लेकर के बात करने लगे और रिमोट से उसको चलाना है, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसका मैसेज ये था कि जब आपका अटेंशन नहीं होता है रोड पे, तो एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी है वो 4 गुना बढ़ जाती है। और जब व्यक्ति नशे में होता है, इंटॉक्सिकेटेड होता है, ड्रंक ड्राइविंग कर रहा होता है, तब एक तो उसके अंदर जो इमोशंस हैं वो निकलने लग जाते हैं, साथ ही साथ उसका कंट्रोल नहीं रहता है एनवायरनमेंट पे या गाड़ी पे, तो एक्सीडेंट होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो ड्रंक ड्राइविंग है, उसके लिए एक विशेष प्रावधान है मोटर व्हीकल एक्ट में, सेक्शन 185, उसमें पेनल्टी भी है, गाड़ी को भी सीज किया जाता है, और एक पुलिस के पास एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है इस तरह से, आपने देखा होगा ब्रेथ एनालाइजर, उसमें वो फूंक मारते हैं और फूंक मार के ये अनुमान लगाया जाता है एक तरह से कि कितनी शराब इस व्यक्ति के खून में है, और अगर वो रीडिंग उस लिमिट से ज्यादा आती है तो उस व्यक्ति को गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं देते तत्कालीन जो मौके पे जो पुलिस अधिकारी हैं। वो बता सकते हो वो नंबर क्या है, कितनी लिमिट है उसकी ब्रेथ एनालाइजर से? चलिए कोई बात नहीं, उसकी लिमिट है 30 डेसीग्राम पर 100 ml ब्लड। इससे ज्यादा अगर आपकी उसमें आती है अमाउंट तो आपको गाड़ी नहीं चलाने दी जाएगी। तो ड्रंक ड्राइविंग से नुकसान है, जो गाड़ी चला रहा है उसको तो है नहीं, लेकिन रोड पे जो दूसरे लोग हैं, कोई रोड के किनारे पैदल चल रहा है, साइकिल सवार है या दूसरी गाड़ी वाला है, उसको भी खतरा है उससे। तो ड्रंक ड्राइविंग एक सोशल इविल है मान लो इसको, या एसेंशियल रोड सेफ्टी के लिए एक हजार्ड है, उसको हमें एलिमिनेट करने का प्रयास करना है। आप लोग प्रयास कीजिए कि आपकी मौजूदगी में, आप जिस गाड़ी में बैठे हो या आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, उसमें कोई भी व्यक्ति है वो शराब पी के गाड़ी नहीं चलाए। उसके बाद तीसरा है अंडर एज ड्राइविंग। तो ड्राइविंग की जो मिनिमम एज है उसके बारे में
मेरे ख्याल से सब बच्चों को पता होगा कि मिनिमम 18 एज जो है उसमें मिनिमम एज है वो 18 साल है। उसमें हम लोग लाइट मोटर व्हीकल का और टू व्हीलर का लाइसेंस ले सकते हैं। एक लर्नर्स लाइसेंस होता है जो आप 18 साल से पहले भी आप प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आपको जो व्हीकल आप चला रहे हैं उस पर आपको एल लिखना होता है कि ये लर्नर्स की गाड़ी है। उसके अलावा ये भी प्रोविजन है कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है जो 100 सीसी से कम वॉल्यूम का जिनका इंजन है या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑटोमोबाइल का, उसके लिए हमें लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अंडर एज ड्राइविंग फिर भी होती है। बहुत सारे बच्चे गांव से हैं, गांव में किसी के घर पे ट्रैक्टर है तो उसके पेरेंट्स से उसको एनकरेज करते हैं कि जा तू ट्रैक्टर खेत में ले जा आज, या तो ये काम कर ले वो काम कर ले। एक 12, 13, 15 साल का बच्चा ट्रैक्टर चलाता है आराम से। ट्रैक्टर बहुत हैवी मशीनरी है। अगर वो बच्चा सड़क पे ट्रैक्टर ले जाए और इतनी तेज गाड़ियां चल रही है, वो उसका संतुलन या उसका वो घबरा जाए तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। फिर छोटे छोटे जो ये टू व्हीलर्स हैं इन पे भी बच्चे राइडिंग करते हैं। तो अंडर एज ड्राइविंग है, उसमें क्या प्रोविजन है? देखिए, उस अंडर एज ड्राइविंग में एमवी एक्ट में संशोधन हुआ था 2019 में। उसमें ये प्रावधान किया गया कि अगर कोई व्यक्ति अंडर एज ड्राइविंग करता हुआ पाया गया, व्यक्ति मतलब बच्चा, तो 25,000 रुपए का जुर्माना है और सारी लाइबिलिटी उसके पेरेंट्स की है, यानी उसके पिता की है। 25,000 रुपए का फाइन बहुत होता है। हालांकि अंडर एज ड्राइविंग में कोई एक्सक्यूज नहीं है कि किस तरह से आप कर रहे हो, लेकिन इसको प्रमोट हमारे समाज द्वारा ही किया जा रहा है। आप और हम लोग, हमारे घरों में बच्चे हैं, उनको एनकरेज करते हैं कि आप चलाओ, चलाना सीखो, कोई बात नहीं, अपनी गाड़ी है। इसके जो खतरे हैं उनको हम समझ नहीं रहे, इसको आप समझिए और अंडर एज ड्राइविंग को डिस्करेज करने की जरूरत है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो पुअर वेदर कंडीशंस। ये अल्टीमेटली क्या है कि इसमें ड्राइवर की कोई गलती नहीं होती। एक अच्छा खासा ड्राइवर है, वो भी खराब रोड कंडीशंस में, खराब वेदर कंडीशन में उसका भी कोई एक्सीडेंट या नुकसान हो सकता है। रोड सेफ्टी हैम्पर हो सकती है हमारी, जैसे बहुत धुंध है या बारिश आ रही है। और क्या खराब कंडीशंस हो सकती है मौसम की जिनमें ड्राइविंग करना हज़ार्डस है? आंधी होते हैं सब अभी ठीक है, लेकिन एक तो धुंध में क्या है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, आगे दिखता ही नहीं है जी। दिखेगा नहीं तो गाड़ी कैसे चलेगी, और स्पीड हम कम करेंगे नहीं तो खतरा है। उसके लिए क्या गाड़ी में फॉग लैंप आते हैं, वो इंस्टॉल करवानी चाहिए। और बारिश के टाइम में क्या खतरा है कि रोड पे जो फ्रिक्शन है टायर और रोड के बीच का, वो बहुत कम हो जाता है। तो अगर अचानक ब्रेक लगाने पड़े तो ब्रेक नहीं लगते फिर बारिश के मौसम में। और कोई गड्ढा है तो उसकी गहराई कितनी है जी, उसमें पानी भरा हुआ पता ही नहीं चलता, उससे भी नुकसान हो सकता है। तो पुअर वेदर कंडीशंस में ड्राइविंग को हमें अवॉइड करना चाहिए। बहुत जरूरी हो तो अलर्ट होकर के और लिमिटेड स्पीड में, यानी नॉर्मल जो अलाउड स्पीड लिमिट है रोड की, उससे भी कम हमें गाड़ी चलानी चाहिए हमारी। उसके बाद है जी 5 नंबर, ट्रैफिक सेंस की कमी। ट्रैफिक सेंस, जब हम ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए डीटीओ कार्यालय जाते हैं तो हमारा एक ड्राइविंग टेस्ट होता है। मैं एक
प्रैक्टिकल और बीती हुई बात बताता हूँ। मेरा एक मित्र था, वो ड्राइविंग लाइसेंस लेने डीटी ऑफिस गया और उसको कहा कि आप टेस्ट दो गाड़ी उसको चलानी आती थी, तो बोले साहब चला देंगे गाड़ी, आप तो बताओ क्या करना है। ग्राउंड में लेके चला गया और ये गाड़ी है, बैठो इसमें और जमीन पे गाड़ी चला के 8 बना दो, 8 मतलब 8 की शेप बना दो। जो दोस्त थे बैठे गाड़ी में, गियर डाला और तुरंत 8 बना दिया। तो बोले देखो साहब बना दिया 2 लाइसेंस। बोले फेल हुआ। ये कैसे? कि गाड़ी में बैठते ही ना तो आपने सीट बेल्ट लगाया और ना आपने गाड़ी मोड़ी तो कोई इंडिकेटर दिया, तो फेल हो गया। ड्राइविंग आती है, अच्छे से आती है, लेकिन सेंस नहीं है। फिर कैसे मिले लाइसेंस? ऐसा हम अक्सर करते हैं। जब हम मल्टी लेन हाईवे पे चल रहे हैं तब लेन शिफ्ट करते समय हम इंडिकेट नहीं करते कि साहब हम किस लेन में जा रहे हैं। कोई ओवरटेक कर रहा है तो उसके साथ हम कंपीट करने लग जाते हैं। या जो गैप मैनेज होना चाहिए गाड़ियों के बीच में वो गैप मैनेज नहीं करते, गाड़ी की टेल लाइटिंग करने लग जाते हैं, एकदम पीछे लगा देते हैं गाड़ी। ये सब ट्रैफिक सेंस की कमी है। या रोड पे गाड़ी पार्क कर दीजिए, हमने छोड़ के चले गए वहीं पर। रोड के ऊपर इतने साइन होते हैं, इतने निशानियां होती हैं कि रोड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ ये मोर्स डिपार्टमेंट है या एनएचए है, ये बहुत प्रयास करते हैं। लेकिन हमें तो एक चीज से मतलब है जी, हमारा डिपार्चर पॉइंट यहाँ है, डेस्टिनेशन वहाँ है और बीच में सड़क है, हम तो उस सड़क पे जाएंगे, हमें कोई मतलब नहीं। रोड साइड क्या कहता है, कहाँ मोड़ है, कहाँ स्पीड ब्रेकर है, कहाँ स्कूल है, कहाँ हॉर्न नहीं बजाना, कोई मतलब नहीं। हॉस्पिटल के पास बोर्ड होता है हॉर्न नहीं बजाएं, यहाँ पर स्कूल के आसपास हॉर्न नहीं बजाएं, कोई फॉलो नहीं करता उसको। ये सिर्फ ट्रैफिक सेंस की कमी है। ऐसा नहीं है कि बहुत जरूरी चीज है जी यहाँ हॉर्न मतलब उसको कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि यहाँ हॉर्न बजाए, लेकिन नहीं है ध्यान, साइन बोर्ड को देखता ही नहीं है कोई। तो ट्रैफिक सेंस में कमी की वजह से भी रोड सेफ्टी हैम्पर होती है। उसके बाद अगला बिंदु है अपना फटीग। फटीग माने थकान। लंबी दूरी है और ड्राइवर सोच रहे हैं कि मैं 1 कप चाय पी लूँ और रास्ते में रुक करके फिर गाड़ी चला लूँगा। तो थकान आने की वजह से कई बार झपकी आ जाती है, कई बार ध्यान नहीं देता रोड पे, कई बार तो उससे भी बहुत बार एक्सीडेंट होते हैं। ये ऐसा कारण है जिसको अवॉइड किया जा सकता है। प्रॉपर रेस्ट लेके प्रॉपर कंडीशन में, हेल्दी कंडीशन में अच्छे से और पूरे अटेंशन के साथ ड्राइविंग करके हम इस चीज को मिटिगेट कर सकते हैं। उसके बाद है कि पुअर रोड कंडीशंस। सड़कों की कंडीशंस भी बहुत अच्छी नहीं होती कई बार। वैसे तो आज के सालों में ऑल वेदर रोड, मेटल्स रोड बहुत बन गई हैं, लेकिन प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होता, उस पर सड़कें टूट जाती हैं या ओवरलोडिंग व्हीकल चलते हैं बार बार। बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि इस सड़क की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि 50 टन का 55 टन का भार इस पे चले, लेकिन लोग लेके जाते हैं। वो भी ड्राइवर ही हैं जो इतना भार सड़क पे लेके जाएंगे, तो सड़कें उखड़ जाती हैं, उसमें गड्ढे हो जाते हैं, टूट जाती हैं सड़कें। उस वजह से भी कई बार रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। अगर रोड कंडीशंस खराब हैं तो, या नई सड़क है, हमें पता ही नहीं है कि सड़क कहाँ पर मुड़ेगी जी और कहाँ इसमें गड्ढा है, कहाँ स्पीड ब्रेकर है, तो हमें स्पीड कम करके और अपनी ड्राइविंग करनी चाहिए। उसके बाद लैक ऑफ पेडेस्ट्रियन सेफ्टी। ये जब आप लोग जयपुर या बीकानेर या उदयपुर जाते हैं तो मैं बहुत बार ये देखता हूँ कि पैदल लोगों के लिए जो सेफ्टी है ना, उसका बिल्कुल ही हम लोगों ने उसको हवा में उड़ा रखा है एकदम। पैदल लोगों के लिए हर चौराहे पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग लाइन्स बनाई होती हैं। अब उस क्रॉसिंग लाइन पे, अब रेड लाइट हो गई, उस क्रॉसिंग लाइन पे लोगों ने गाड़ी खड़ी कर दी, तो पैदल आदमी कहाँ से निकलेगा भाई? ज़ेब्रा क्रॉसिंग लाइन के पहले 2 लाइनें हॉरिजॉन्टल
और दी हुई होती है, उन लाइनों से पहले सारे व्हीकल्स रुकने चाहिए ताकि जेब्रा लाइन अवेलेबल रहे क्रॉसिंग के लिए। तो उससे इंश्योर होगा कि पैदल चलने वाला आदमी सेफ रहे। फिर सुबह सुबह सड़कों पे लोग जॉगिंग करते हैं, घूमते हैं, उसमें भी पैदल चलने वाले लोग भी प्रॉपर गियर नहीं पहनते, और ड्राइवर्स हैं वो भी थोड़ा ज्यादा स्पीड में चलते हैं, उससे भी कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो पैदल चलने वाले व्यक्ति की भी उतनी सड़क है जितनी उस गाड़ी वाले की है, बराबर राइट है दोनों को। बस ये है कि वो गाड़ी के अंदर इसलिए थोड़ा सा सेफ है, जो पैदल चलने वाला आदमी है वो बिल्कुल वल्नरेबल है, तो उसकी भी सेफ्टी इंश्योर की जानी चाहिए। उसके बाद है जी पुअर व्हीकल मेंटेनेंस। जब गाड़ी खरीदी जाती है तो उसमें बताया जाता है कि इतने किलोमीटर चलने के बाद में, इतने टाइम के बाद में गाड़ी की सर्विसिंग करवानी है, इतने टाइम के बाद में गाड़ी चलाने योग्य नहीं बचेगी, गाड़ी अनफिट हो जाएगी, उसमें कोई कमी उसको दुरुस्त करवाया जाना चाहिए। लेकिन गांव में हम देखते हैं कि बहुत पुरानी गाड़ी है और वो इतनी खराब कंडीशन में है, लेकिन फिर भी वो चल रही है, उसका ना इंश्योरेंस है, ना प्रॉपर फिटनेस सर्टिफिकेट है, और वो चल रही है गाड़ी, लोग उसमें बैठ भी रहे हैं। हमारे बसों की कंडीशंस बहुत खराब है जो दूर दराज के गाँव में चलती है। पर्सनल व्हीकल्स लोगों ने 50-50 हज़ार के ऐसे ले रखे हैं, 4 व्हीलर, जो बस केवल 4 टायर है उसमें वो चलते हैं आगे, और उसमें कुछ भी नहीं है, सेफ्टी के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो ऐसे अनफिट व्हीकल्स हैं, उसमें ना तो बैठे, और कोई बैठ रहा है तो उसको भी डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि उससे एक्सीडेंट हो सकते हैं। और अनफिट व्हीकल है, उसका पता नहीं, वो रास्ते में भी आपको जवाब दे सकता है। 10 नंबर है अग्रेसिव ड्राइविंग बिहेवियर। तो अग्रेसिव ड्राइविंग बिहेवियर का मतलब है कि हम लोग ड्राइविंग करते समय ओवरटेकिंग के मामले में कि गाड़ी इसने आगे कैसे निकाल ली, मेरे पास तो ये गाड़ी है, इसके पास तो यही है, या बाइक है, वो भी कम्पीट करते हैं एक दूसरे से। इस तरह का अग्रेसिव बिहेवियर है वो बिल्कुल एक्सीडेंट को प्रमोट करता है, उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि एक्सीडेंट हो ही जाए। तो जब रोड पे आपको आपके हाथ में गाड़ी का स्टीयरिंग है तो माइंड एकदम कूल होना चाहिए, एकदम स्पीड लिमिट में चलें, पूरे सेफ्टी गियर्स पहन के चलें, और ये देखें कि हमें दूसरे जो रोड पे जो दूसरे जो व्हीकल्स हैं उनके साथ कोई प्रतियोगिता नहीं करनी थी, हमें कौन फर्स्ट आएगा कौन नहीं आएगा, उसके लिए अलग जगह होती है। गाड़ी की रेसिंग करनी है उसके लिए अलग जगह है, अलग ट्रैक होता है उसके लिए। सड़क है, उससे आप अपनी जान खतरे में डाल रहे हो ऐसी व्यवहार से, और दूसरों की भी जान को संकट पैदा हो सकता है उससे। तो अग्रेसिव बिहेवियर है वो बिल्कुल डिस्करेज करने लायक है। कोई आप अगर बैठे हो तो कूल रहिए अपनी गाड़ी में, और दूसरा कोई आपका ड्राइवर साथी है जो